चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत। सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की ज़रूरत क्यों हुई। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लुईस हैं, लुईस ने सहसंयोजक आबंध के बारे में बताया और लुईस बिंदु संरचना के आधार पर सरल अणुओं का संरचना हम बता सकते हैं, लेकिन लुईस ने यह बताया कि किसी भी परमाणु, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ? क्या इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से बाहर निकल करके साझा करते हैं तो अणु बनाते हैं? अगर मान लीजिए कि आपका जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाता है, आपको पता है कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षक में पाया जाता है, लेकिन लुईस ने ये नहीं बताया कि जब कक्षक का सम्मिश्रण होगा, जब कक्षक का साझा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तब जा करके सहसंयोजक आबंध बनेगा। मतलब लुईस ने सीधे बता दिया कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता कहाँ है? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको पता है कि किसी भी कक्षक में विपरीत स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि दोनों का जो चक्रण है, इलेक्ट्रॉनों का जो दोनों का चक्रण है वो अलग अलग होता है। एक प्लस हाफ होता है, दूसरा माइनस हाफ होता है। अगर मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन परमाणु हैं या फिर दो क्लोरीन परमाणु हैं या फिर दो आपका ऑक्सीजन परमाणु या दो नाइट्रोजन परमाणु है, अगर उनके इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की दिशा समान है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सहसंयोजक आबंध बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हुंड के नियमानुसार किसी भी कक्षक में अधिक से अधिक दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनकी जो दिशा होती है एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो हाइड्रोजन हैं और दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो समान है, अगर दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की गति समान है, यानी कि पहले हाइड्रोजन का भी गति प्लस हाफ है, दूसरे वाले हाइड्रोजन की गति भी प्लस हाफ, यानी उनका जो चक्रण है वो प्लस हाफ, यानी स्पिन क्वांटम नंबर पहले हाइड्रोजन का भी प्लस हाफ है, दूसरे हाइड्रोजन का भी प्लस हाफ है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके सहसंयोजक आबंध बनाएंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, यानी कि लुईस ने पहला ये बताया कि इलेक्ट्रॉनों, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कहाँ होगी, पहली बात हो गई। दूसरी बात, उनकी जो मर्यादा है वो अणु के संरचना के बारे में विशेष जानकारी नहीं देते। तीसरी बात, लुईस ने अनुनाद संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। और चौथी बात हम आपको जो बता रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है, इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है, चक्रण की जो दिशा है, अगर वो समान है तो क्या सहसंयोजक आबंध बनेगा? ये सारी कमियां लुईस के संरचना में बताई गई। दूसरा, अभी आपने पढ़ा वेस्पर का सिद्धांत। वेस्पर का जो सिद्धांत होता है वो किसी भी अणु के आकार बताने में तो सक्षम है, लेकिन वो पूरी तरह से किसी भी अणु का आकार नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी अणु समचतुष्फलकी है, कोई भी अणु का आकार जो है समतली वर्गाकार है, फिर वहीं पर कुछ अणुओं का जो आकार है मुड़ा हुआ है, कुछ अणुओं का आकार ढेकुली का आकार है। यानी कि ये जो अणुओं का आकार है वो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से कैसे बदल रहा है, इसके साथ साथ उनका जो बंध कोण है वो कैसे बदल रहा है, इसके बारे में वेस्पर का सिद्धांत कोई भी चर्चा नहीं करता है। अब इन सवालों का जवाब देने के लिए हम दो सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पर आधारित है। पहला आपका सिद्धांत है संयोजकता आबंधवाद सिद्धांत और दूसरा आपका होता है अणुकक्षक सिद्धांत। ठीक है, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT, और दूसरा आपका आता है अणुकक्षक सिद्धांत, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो पहले हम बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आपको क्या पढ़ाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो सबसे पहले आपको बैलेंस बॉन्ड थियरी की हम बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थियरी को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हिटलर और लंदन। बैलेंस बॉन्ड थियरी देने वाले वैज्ञानिक का नाम है हिटलर और लंदन। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, लेकिन उसका जो मॉडिफिकेशन है, उसका जो संशोधन है, उसको किया पाउलिंग ने। इसके साथ साथ उनके साथ और भी वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार बैलेंस बॉन्ड थियरी को बताने वाले वैज्ञानिक हिटलर और लंदन, और जो इसका विकास में संशोधन किए वो थे लिनियस पाउलिंग।
और उनके साथ अन्य साइंटिस्ट भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए योगदान दिए। अब सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर सहसंयोजक आबंध की परिभाषा क्या है। बैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर सवर्ग सहसंयोजक आबंध की परिभाषा क्या है, तो हम आपको सिंपल वे में बताते हैं कि जब दो परमाणु जिनके पास यानी कि एक अर्धपूर्ण भरा हुआ परमाणु कक्षक, दूसरा अर्धपूर्ण भरा हुआ परमाणु कक्षक और जिनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हों, इन परमाणु कक्षकों का जब सम्मिश्रण होता है, अतिव्यापन होता है, तो बनने वाले आबंध को हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, एक अर्धपूर्ण भरा कक्षक, दूसरा भी अर्धपूर्ण भरा कक्षक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की जो दिशाएं हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है एक दूसरे के विपरीत है, और जब ये परमाणु कक्षक एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण करते हैं, तो परमाणु कक्षक जब सम्मिश्रण करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो इस प्रकार सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। दूसरा सवर्ग सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, जब एक पूर्ण भरा हुआ परमाणु कक्षक और दूसरा संपूर्ण रिक्त परमाणु कक्षक, ध्यान से समझिएगा, एक संपूर्ण भरा हुआ परमाणु कक्षक और दूसरा संपूर्ण रिक्त परमाणु कक्षक जब सम्मिश्रण करते हैं तो एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध बनता है, जिसको हम सवर्ग सहसंयोजक बंध कहते हैं या फिर उप सहसंयोजक बंध कह सकते हैं। इस प्रकार बैलेंस बॉन्ड थियरी ने जो लुईस की सहसंयोजक बंध बनने की परिभाषा थी उसको थोड़ा सा अलग कर दिया। लुईस ने सीधे बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थियरी ये बताता है कि जब एक अर्धपूर्ण भरा हुआ कक्षक और दूसरा अर्धपूर्ण भरा हुआ कक्षक जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो, विपरीत हो, और इलेक्ट्रॉनों की दिशा विपरीत हो, तो जब एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण करते हैं, एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं, तो बनने वाले आबंध को हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सवर्ग सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, जब एक पूर्ण भरा हुआ कक्षक, एक संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षक और दूसरा संपूर्ण रूप से खाली कक्षक एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण करते हैं, तो बनने वाला जो बंध होता है वो विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है, उसे हम कहते हैं सवर्ग सहसंयोजक बंध। यानी सवर्ग सहसंयोजक बंध को भी आप सहसंयोजक बंध कह सकते हैं, लेकिन उसमें अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन के यानी अष्टक पूरा करने के लिए एक पूरी तरह से संपूर्ण भरा हुआ कक्षक होगा और दूसरा जो है वो रिक्त कक्षक होगा, और उनके बीच में सब सम्मिश्रण होगा, तो सवर्ग सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझेंगे कि सहसंयोजक आबंध कैसे बनता है, जिसमें से उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं हाइड्रोजन अणु का बनना। आइए देखते हैं हाइड्रोजन अणु के बनने का, जिसमें से आपको मैंने बताया कि ये हो गया आपका हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन अणु में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो परमाणु हैं, यानी हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं। अब ये जो दो परमाणु हैं, दोनों परमाणु में से एक परमाणु को आप ले लो Ha और दूसरे परमाणु को ले लो आप Hb, यानी कि हाइड्रोजन अणु के बनने की जो क्रिया है उसमें हम आपको बैलेंस बॉन्ड थियरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हाइड्रोजन अणु में दो परमाणु हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं। पहले परमाणु को हमने A ले लिया और दूसरे परमाणु को हमने B ले लिया। तो हम यहां ले लेते हैं, माना प्रथम हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, तो नाभिक के लिए हम सिंबल देते हैं Na, नाभिक के लिए सिंबल देते हैं Na, और प्रथम हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया E। उसी प्रकार दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक हो गया आपका Nb, और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन आपका हो गया Eb। ठीक है, यानी कि पहला जो हाइड्रोजन परमाणु उसका नाभिक हमने लिख दिया नाभिक यानी Na, दूसरा जो आपका पहला जो हाइड्रोजन परमाणु उसका जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमने दिया वो ये दिया है। उसी प्रकार दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है वो Nb है और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो
ई भी है, उसका मुख्य कारण हमने आपको बताया कि हमने हाइड्रोजन अणु के बनने की व्याख्या हम कर रहे हैं, जिसमें से दो परमाणु हैं, जिसमें से पहले हाइड्रोजन परमाणु को ए मान लिया है और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को हमने बी मान लिया है। ठीक है, अब सवाल यहां पर है कि जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से दूर होते हैं तो कोई भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। जब ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से दूर होते हैं, इनके पास गतिज ऊर्जा अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, लेकिन इनके पास कोई भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होता। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल, आपको पता है कि किसी भी नाभिक का उसके अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल नंबर 1, जब ये हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से दूर थे, जब हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से दूर थे तो एक प्रकार का आकर्षण बल लग रहा था, जिसमें से आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाभिक का जो आकर्षण बल होता है उसके ही इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इस प्रकार आप आकर्षण बल नंबर 1 आप लिख सकते हैं Na का आकर्षण बल E पर, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक का आकर्षण बल ए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर यह आकर्षण बल लग रहा है। दूसरा आकर्षण बल जो आपका है वो आपका लगेगा Nb का आकर्षण बल Eb पर। यह आपको पता है ये दोनों के दोनों आकर्षण बल पहले से ही परमाणु में उपस्थित होंगे। लेकिन जब ये परमाणु एक दूसरे से दूर होते हैं, तो ये आकर्षण बल काम करता है, यानी कि नाभिक का आकर्षण बल उसी के इलेक्ट्रॉन पर और दूसरे नाभिक का आकर्षण बल उसी के इलेक्ट्रॉन पर, यानी ये आपका आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, तो एक और आकर्षण बल शुरू होता है, जिसमें से आपका नया आकर्षण बल, हम आकर्षण बल तीसरी की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल, जिसको हम यहां पे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, पहले परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे, और यहां पर आपका हो जाएगा दूसरे परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है ना। तो मतलब अब आपको यह समझ में आ चुका है कि यहां पर 4 प्रकार का आकर्षण बल लग रहा है। एक तो पहला आपको मैंने बताया, जो कि ये आकर्षण बल परमानेंट परमाणु में होता ही होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक का उसी के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल, दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक का उसी के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल। ये दो आकर्षण बल तो परमाणु में होते ही होते हैं। जब ये परमाणु एक दूसरे से दूर होते हैं तो ये आकर्षण बल लगता है। लेकिन जब दोनों परमाणु दूर थे, पास आने लगे, जैसे जैसे पास आने लगे वैसे वैसे पहले परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे लगेगा और दूसरे परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल पहले परमाणु पे इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। मतलब जब आपका हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से पास आना चाहेगा तो ये दोनों के दोनों जो आकर्षण बल हैं ये उत्पन्न होंगे। लेकिन जब ये दोनों के दोनों जब आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं तो जैसे जैसे आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो ये जो परमाणु है एक दूसरे से नजदीक आते जाते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी पर शुरू होता है प्रतिकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल की हम अगर बात करें तो यहां हम ले लेते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल कहां से लगेगा? जब आपके जो हाइड्रोजन परमाणु हैं दूर थे तो आपका पहला ये पुराना वाला जो आकर्षण बल है ये लग ही रहा था। अब जब परमाणु दूर थे तो वो पास आने लगे, जैसे जैसे पास आने लगे तो ये आकर्षण बल उत्पन्न हुआ, यानी कि पहले परमाणु का आकर्षण बल दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे और दूसरे परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे। अब क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु की दूरी कम होती जाएगी, जैसे दूरी कम होती जाएगी तो एक निश्चित दूरी के बाद शुरू होगा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा? अब जैसे ही दूरी कम होगा वैसे ही पहले नाभिक का यानी पहले परमाणु के नाभिक का प्रतिकर्षण बल दूसरे परमाणु के नाभिक पर और पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल यानी पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिकर्षण बल स्टार्ट हो रहा है उसमें से आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे बीच की दूरी घटेगी यानी आकर्षण बल बढ़ेगा, बीच की दूरी घटेगी तो इतना घट जाएगा कि पहले परमाणु के नाभिक का प्रतिकर्षण बल दूसरे परमाणु के नाभिक पे होने लगेगा। क्योंकि नाभिक और नाभिक के बीच में कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, तो प्रतिकर्षण बल चालू होगा।
उसके बाद में पहले परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल है वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और आराम से उसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रकार आकर्षण बल भी लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण बल एक दूसरे को नजदीक लाना चाहेगा, प्रतिकर्षण बल एक दूसरे से दूर ले जाना चाहेगा। तो वह निश्चित दूरी जिस पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान समान हो जाए, उस निश्चित दूरी को हम बंध लंबाई कहते हैं। अभी आपने बंध लंबाई की परिभाषा इसके पहले पढ़ी थी कि दो नाभिकों के बीच की वह निश्चित दूरी, दो नाभिक के बीच का वह साम्यावस्था निश्चित दूरी जिसको हम आबंध लंबाई कहते हैं। आबंध लंबाई को हम पिकोमीटर में नापते हैं, लेकिन यहाँ पे आबंध लंबाई की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई। कैसे बदल गई? कि जो आपका यानी कि संयोजकता आबंधवाद के आधार पर बंध लंबाई किसे कहते हैं, तो आपको ये बोल देना है कि वह निश्चित दूरी जिस पर परमाणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल और परमाणुओं के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान समान हो जाए, तो वो न तो दूर जाएगा और न ही नजदीक आएगा। इसका मतलब है कि एक साम्यावस्था स्थापित होगा। दो परमाणुओं के नाभिक और नाभिक के बीच प्रतिकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल, इसके साथ साथ नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल। तो इन आकर्षण बल की जो साम्यावस्था होगी, उस निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं? उस निश्चित दूरी को हम बंध लंबाई कहते हैं। यानी कि संयोजकता आबंधवाद के आधार पर यह बताया जा रहा है आपको कि जब आकर्षण बल, यानी आपको दिख रहा है कि ये आपका हो गया आकर्षण बल और ये हो गया आपका प्रतिकर्षण बल। हमने आपको बताया कि आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल अधिक है तो परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और जब एक दूसरे से बहुत नजदीक आएंगे तो शुरू होगा प्रतिकर्षण बल, जिसमें नाभिक नाभिक का प्रतिकर्षण बल होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। तो दो परमाणुओं के बीच वह निश्चित दूरी, दो परमाणुओं के बीच वह निश्चित दूरी जिस निश्चित दूरी पर आपके आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान समान हो जाए, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बीच में साम्यावस्था आ जाए, उस निश्चित दूरी को हम बंध लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब इसका हमको फिगर के माध्यम से आपको दर्शाना है कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कैसे हम दिखाएं। आपको आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल हमने आपको दिखाया है, तो इसमें पूरे के पूरे जो हैं वो आकर्षण बल के साथ साथ प्रतिकर्षण बल भी है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल है। आप दोनों को अलग भी कर सकते हैं, यानी एक संरचना में सिर्फ आकर्षण बल आप दिखा सकते हैं और दूसरी संरचना में आप सिर्फ प्रतिकर्षण बल दिखा सकते हैं। तो अब आपको देख पा रहे हैं कि Na और Ea ये पुराना आकर्षण बल है जो परमाणु के अंदर होता ही है। दूसरे नाभिक का दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर यह भी पुराना आकर्षण बल है जो कि ए परमाणु में होता ही है। लेकिन जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से नजदीक आते हैं, जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो दो और नया आकर्षण बल उत्पन्न होता है। उस जब नए आकर्षण बल को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है और पुराने आकर्षण बल को हमने पूरी तरह से लाइन से दिखाया है। ये जो डॉटेड लाइन है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो नया आकर्षण बल होता है, और ये जो आपका कंप्लीट लाइन है, ये कंप्लीट लाइन तो पहले से ही परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल होता है। तो जब ये आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जब घटने लगती है तो नया आकर्षण बल बढ़ता है। दूसरे परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्लस ये माइनस है। उसी प्रकार ये जो आपका है पहले परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे, तो ये जो डॉटेड लाइन से दर्शाया जा रहा है, जब ये दो परमाणु नजदीक आते हैं तो ये डॉटेड लाइन वाला जो है ये आकर्षण बल बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा तो होगा क्या कि उनके बीच की दूरी घटेगी। जब बीच की दूरी घटेगी तो आपका प्रतिकर्षण बल स्टार्ट होगा। प्रतिकर्षण बल स्टार्ट होगा, पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे, इसके साथ साथ पहले परमाणु के नाभिक का प्रतिकर्षण बल दूसरे परमाणु के नाभिक पे लगना शुरू होगा, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। क्योंकि यहां पर ये आपका A हो जाएगा, यहां पर हमने A लिख दिया। तो नाभिक और नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल है। तो आपको मैं बता दूं कि आकर्षण बल का मान अधिक है, प्रतिकर्षण बल का मान कम है, तो परमाणु बहुत ही नजदीक आ जाता है। नजदीक आने के बाद में फिर वह दूरी जहां पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो समान हो जाता है, साम्यावस्था में आ जाता है, उस निश्चित दूरी को हम कहते हैं बंध लंबाई।
इस निश्चित दूरी पर दोनों परमाणुओं का, इस निश्चित दूरी पे दोनों परमाणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा महत्तम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु दूर दूर थे एक दूसरे के पास आ गए, आने के बाद में आकर्षण बल लगा, आकर्षण बल की वजह से एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हुआ तो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। तो जैसे वो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं आकर्षण बल उत्पन्न होता है, नजदीक होना चाहते हैं प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार वो निश्चित दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। तो जिस भी अणु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है उसका अस्थायित्व भी अधिक हो जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु से जब हाइड्रोजन अणु बनता है तो हाइड्रोजन अणु का अस्थायित्व अधिक होता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु का अस्थायित्व कम होता है। तो ये आपका बैलेंस बॉन्ड थियरी है, जो हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। जिस प्रकार हमने आपको समझाया है उसी प्रकार अपने ब्रेन में आप अच्छे से समझ करके रखिए। देखिए, हमने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो गैसीय स्वरूप में होता है और जो हाइड्रोजन अणु होता है वो भी गैसीय स्वरूप में होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन वो जो गतिज ऊर्जा होती है जब एक दूसरे के पास आते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की वजह से आपका सहसंयोजक आबंध बनाते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि पहले उनके पास गतिज ऊर्जा थी, बाद में स्थितिज ऊर्जा हुई, तो हाइड्रोजन परमाणुओं से हाइड्रोजन जो अणु के बनने की क्रिया है यानी आबंध के जो बनने की क्रिया है वो उष्माक्षेपी होती है, वो ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ग्राफ ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे आपकी ऊर्जा है, एक्स एक्सिस पे है अंतर नाभिकीय दूरी, एक्स एक्सिस पे जो ऊर्जा है वो किलोजूल प्रति मोल है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 है, इसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया है। हाइड्रोजन अणु को, हाइड्रोजन अणु में रहे हुए एक मूलाबंध को तोड़ने के लिए और हाइड्रोजन परमाणु को एक दूसरे से दूर करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम आबंध ऊर्जा कहते हैं, आबंध एंथैल्पी कहते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन अणु के लिए जो आबंध एंथैल्पी है वो 435.8 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जब ग्राफ खींचते आते हैं तो आपका देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के बीच में कक्षकों का अतिव्यापन ज़्यादा है, कक्षकों का अतिव्यापन जाता है, अतिव्यापन मतलब सम्मिश्रण ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहुँचने पर ये जो ऊर्जा है वो 435.8 किलो जूल है। तो जब हाइड्रोजन अणु 435.8 किलो जूल पे पहुंच जाता है तो इतनी ऊर्जा वो अवशोषित करके वो टूटने लगता है। तो धीरे धीरे उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अतिव्यापन अधिक है, यहाँ पर कक्षकों के बीच में जो अतिव्यापन है वो कम है, और यहाँ पर पूरी तरह से जो हाइड्रोजन बंध है यानी वो टूट चुका है और हाइड्रोजन गैस के रूप में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर के यहाँ तक ये अंतर नाभिकीय दूरी है, और आपको मैंने बताया कि दो परमाणुओं के बीच में, दो नाभिकों के बीच में जो दूरी होती है वही आबंध लंबाई होती है। तो यहाँ पर आपका हो गया 74 pm, यह आबंध लंबाई है किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब एक बात आपको हमको बताना जरूरी है कि जो आपका कक्षक का अतिव्यापन है, ध्यान से समझिए, कक्षक का अतिव्यापन यानी कि कक्षक का सम्मिश्रण, अगर कक्षकों का अतिव्यापन अधिक अनुपात में होता है तो वह बंध प्रबल होता है, और अगर कोई भी अणु प्रबल बंध रखता है तो उस अणु का स्थायित्व अधिक होता है। इसका मतलब है कि किसी भी अणु का जो स्थायित्व है वो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन पर निर्भर करता है। अब परमाणु कक्षक का अतिव्यापन अधिक अनुपात में हो रहा है, अतिव्यापन मतलब सम्मिश्रण, यानी एक परमाणु कक्षक जैसे S है उस परमाणु कक्षक का सम्मिश्रण, PP है उस परमाणु कक्षक का सम्मिश्रण, या SP है उस परमाणु कक्षक का सम्मिश्रण, यानी कि यदि परमाणु कक्षकों का सम्मिश्रण अधिक अनुपात में हो रहा है तो वह बंध बहुत ही प्रबल होता है, और अगर किसी भी अणु में प्रबल आबंध है तो उस अणु का स्थायित्व अधिक होता है। इसका मतलब है कि परमाणु कक्षकों का जब अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन अधिक अनुपात में होगा तो उस अणु का स्थायित्व अधिक होगा और वह बंध प्रबल होगा। दूसरा, आपको यदि परमाणु कक्षकों का जो अतिव्यापन है वो कम होगा, अगर परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन कम होगा तो बंध लंबाई बड़ी होगी, और बंध लंबाई अगर बड़ी होगी तो वो जो अणु है वो कम अस्थायी होगा, उसको आप कम ऊर्जा दे करके विघटन कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन पर निर्भर करता है बंध की प्रबलता, और बंध की प्रबलता पर निर्भर करता है अणु का अस्थायित्व। इस प्रकार
कक्षक का अतिव्यापन अधिक अनुपात में होगा तो बंध की प्रबलता अधिक होगी, कक्षक का अतिव्यापन कम अनुपात में होगा तो बंध की प्रबलता कम होगी। और अगर किसी भी अणु में प्रबल आबंध है तो उस अणु का अस्थायित्व अधिक होता है, और किसी भी अणु में अगर जो आपका आबंध है वो दुर्बल है तो उसमें जो अणु का अस्थायित्व है वो कम होता है। अगर अणु का अस्थायित्व कम होगा तो क्रियाशीलता अधिक होगा। तो इस प्रकार परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर आप बंध की प्रबलता बता सकते हैं, उसकी निर्बलता बता सकते हैं, इसके साथ साथ आप अणु का अस्थायित्व बता सकते हैं, उसकी क्रियाशीलता बता सकते हैं। तो इस प्रकार जो परमाणु कक्षक का अतिव्यापन की अवधारणा है, यानी कि जितना संभव हो अधिक से अधिक अणु को अस्थायी रखने के लिए परमाणु कक्षकों का अधिक से अधिक अतिव्यापन होना चाहिए। अगर परमाणु कक्षकों का अधिक अतिव्यापन होता है तो बंध आसानी से बनता है और वो बंध प्रबल होता है। अगर परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होगा, सम्मिश्रण नहीं होगा, तो कोई भी बंध के निर्माण की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो ये परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन की अवधारणा रही कि परमाणु कक्षक अधिक अनुपात में अतिव्यापन करे तो प्रबल आबंध बनेगा और अणु अस्थायी होगा, और अगर परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन कम होगा तो दुर्बल आबंध बनेगा और परमाणु कम अस्थायी होगा। संयोजकता आबंध के आधार पर आपको मैंने बताया कि सहसंयोजक आबंध कैसे बनते हैं। अभी हमने आपको उदाहरण लिया कि हाइड्रोजन का 1s कक्षक और दूसरे हाइड्रोजन का 1s कक्षक एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन करते हैं, यानी सम्मिश्रण करते हैं, तो सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर आप बहुपरमाणविक अणु जैसे कि CH4 है, NH3 है, H2O है, तो CH4 का आकार समचतुष्फल की क्यों है इसके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ CH4 में जो बंध कोण है 109.28 मिनट है, इसके बारे में भी आप व्याख्या कर सकते हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर आप किसी भी अणु का आकार क्या होगा उसकी व्याख्या कर सकते हैं, किसी भी अणु में जो बंध कोण है वो क्या होगा उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो परमाणु कक्षक का सम्मिश्रण होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है वो व्याख्या कर सकता है। इसके साथ साथ जब परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है यानी परमाणु कक्षकों का सम्मिश्रण होता है तो एक संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, और संकरित कक्षकों के निर्माण की क्रिया को हम संकरण कहते हैं। यानी कि जो संकरित कक्षक है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के कक्षक के साथ सम्मिश्रण होता है, तो अब जैसे यस यस सम्मिश्रण है, sp सम्मिश्रण है, अब एक यस के साथ सम्मिश्रण करता है, एक यस एक p के साथ सम्मिश्रण करता है, तो इस प्रकार आपका sp संकरण के रूप में आ जाता है। एक s और दो p परमाणु कक्षक आपस में सम्मिश्रण करते हैं तो आपका हो जाता है sp2, ये आपका संकरण होता है। यानी संयोजकता आबंधवाद के आधार पर किसी अणु का, यानी कि संयोजकता आबंधवाद के आधार पर आप ये निश्चित कर सकते हैं कि किसी भी अणु का आकार क्या होगा, उसके बीच का बंध कोण क्या होगा, और इसके साथ साथ आप उस अणु का संकरण भी संयोजकता आबंधवाद से व्याख्या कर सकते हैं।